हुआ है देश। एक देश है मेहनत करने वालों का देश, एक देश है उनकी मेहनत को हड़पने वालों का देश। उन्होंने 1928 में नौजवान भारत सभा के जो घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने ये बात बताई, ये बात कोई नहीं यहाँ पर कर रहा था, ना महात्मा गांधी करते, ना सुभाष चंद्र बोस करते। सुभाष चंद्र बोस कहते ठीक है, बड़ी बात है, देश को आजाद कराना, अंग्रेजों को भगाना है, आप हमें खून दो, हम आपको आजादी देंगे, और उसके लिए छोटी कुर्बानी नहीं, अपना सर्वस्व कुर्बान, घर बार छोड़ करके विदेशों में चले गए, कोई छोटी बात नहीं। लेकिन शहीद भगत सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई दो तरफा है। ये 1928 की बात है, जब ये बात किसी को समझ भी नहीं आ रही थी। वो रूस की क्रांति को देख चुके थे, वो फ्रांस की क्रांति को भी देख चुके थे। वो कहते थे कि फ्रांस और अमेरिका जैसी क्रांति हिंदुस्तान में हुई तो यहाँ के गरीबों को कुछ नहीं मिलने वाला। क्या फ्रांस में लोग सड़ नहीं रहे? क्या अमेरिका में लोग भूखे नहीं मर रहे? इतना धनवान अमेरिका है, आज अमेरिका में 1/3 आबादी इलाज नहीं करवा सकती। इस बात को तो भगत सिंह समझते थे कि वैसी क्रांति अगर होती है तो मेहनत कशों को ज्यादा फायदा नहीं होगा। हमारी दो तरफा लड़ाई है, हमारा दोहरा मोर्चा है। एक मोर्चा पहले ये बात करते हैं, पहला अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, दोनों साथ साथ हैं। एक मोर्चा है हमारे अंदरूनी दुश्मन के खिलाफ, और दूसरा मोर्चा है हमारा बाहरी दुश्मन के खिलाफ। हमारा अंदरूनी दुश्मन कौन है? अंदरूनी दुश्मन है भारत का पूंजीपति वर्ग। भगत सिंह समझाते हैं हमको, हमें भी ये बात पहले समझ में नहीं आती थी, डॉक्टर होने के बावजूद भी। भगत सिंह कहते हैं कि जब से 20वीं शताब्दी शुरू हुई है, अंग्रेजों ने भारतीय पूंजीपतियों को और छोटे पूंजीपतियों को, बड़े पूंजीपतियों को और टिट पूंजियों को अपने साथ मिला करके उनको सहूलियत देने लगे। अब उनमें कोई शेर बकरी वाला संबंध नहीं है, अब उनमें कोई शेर और लोमड़ी वाला संबंध नहीं है, अब उनका भाईचारा कायम हो गया है। और वो अब कोई बड़ी बहुत दूर की बात नहीं है, वो कोई ना कोई समझौता कर लेंगे। जैसे कामड़ अवतार जी ने बताया, वो आपस में बैठ करके मेज के आमने सामने बैठ करके शाम को इकट्ठा बैठ करके भोजन खाएंगे। समझ गए बात? शहर में दिन में वो प्रदर्शन भी कर देंगे अंग्रेजों के खिलाफ। तो अब ये दोनों वर्ग मिल गए हैं। अब हमें मजदूरों को, गरीब किसानों को, इनको इकट्ठा करके क्रांति करनी है, समाजवादी क्रांति करनी है। जो अतीत में जनवादी क्रांतियां हुई थी उनका दौर जा चुका है, क्योंकि यहाँ छोटा पूंजीपति वर्ग भी अंग्रेजों के साथ मिल गया, उनसे उनका भाईचारा हो गया। अंग्रेज अफसर थे, जज थे, उन्होंने कहा, भगत सिंह जब अदालत में जाते तो वो नारा लगाते, इनकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे यहाँ साथी भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि बार बार इनकलाब जिंदाबाद, वो जज बोला, भगत सिंह आपका इनकलाब से मतलब क्या है? आप ये बार बार नारा लगाते हैं, आप समझाइए। भगत सिंह कहते हैं कि इनकलाब का मतलब है कि इस जो मौजूदा व्यवस्था है, ये व्यवस्था अब ये ब्रिटिश पूंजीपति चला रहे हैं और उनका भारतीय पूंजीपतियों से मेल जोल घालमेल है। हमारा मतलब है कि ये पूंजीवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंदर आमूल चूल परिवर्तन करना। फिर उन्होंने 3-4 एग्जाम्पल दिए, ये दे करके मैं बात लंबी नहीं खींचूंगा, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, थोड़ा जल्दी बात करूंगा और 5-7 मिनट में खत्म करूंगा। कि वो कहते हैं कि समाज का सबसे प्रमुख अंग होते हुए जो मजदूर हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उनका क्या अधिकार थे कि आप यूनियन बना सकते हो, कि आप हड़ताल कर सकते हो। 1928 और 1929 में इस देश में बहुत हड़तालें हो रही थी, मजदूर अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहे थे। अंग्रेज इससे घबरा गए, उन्होंने उनका जो हड़ताल करने का अधिकार था उसको ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल के द्वारा नया बिल ला करके उसको खत्म करना चाहते हैं। समझ गए? तो भगत सिंह कह रहे थे कि छोटा सा जो अधिकार उन्होंने संघर्ष के लिए लिया है, आप उसके अधिकार से भी उसको वंचित कर रहे हो। कांग्रेस ने भी वंचित किया 1905 के अंदर एसईजेड एक्ट बना करके, तब सारी पार्टियां कांग्रेस का समर्थन करती थी, ये वामपंथी पार्टियां भी कांग्रेस का समर्थन करती थी। उन्होंने अपने देश में ही ऐसे क्षेत्र बना दिए जहां पर मजदूरों पर कोई कानून लागू नहीं, एसईजेड बना दिए। और अब मोदी ने तो
मजदूरों के सारे कानून खत्म करके 4 कोड का ऐसा पुलिंदा बना दिया कि मजदूरों के लिए हड़ताल करना और यूनियन बनाना लगभग असंभव हो जाएगा। भगत सिंह कहते हैं कि मजदूरों की सारी जो गाढ़ी कमाई है उसका पूंजीपति हड़प जाते हैं। कैसे? अब जो मैडम ने बताया, जो हमारे साथी बता रहे थे कि अंबानी की कमाई 90 रुपए प्रति घंटा, अंबानी अदानी हजारों करोड़ रुपए प्रति घंटा कमाते हैं, वो कोई काम नहीं करते, वो घर पे भी क्या पता वो मीटिंग भी 1 महीने में 1 बार अटेंड करें। उनके पास 5-5 लाख 4-4 लाख 6-6 लाख कर्मचारी। एक मजदूर आज 4-5 हजार रुपए पैदा करता है। एक मजदूर जो मूल्य पैदा करता है, जो कीमत पैदा करता है, मूल्य, आप वो एक आर्थिक समझ जो पैदा करता है, समझो आप इस बात को, वो 4-5 हजार रुपए पैदा करता है और मिलता क्या है उसको? 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। उसका जो बाकी संपदा जो वो पैदा कर रहा है, वो सारी संपत्ति को घर बैठे पूंजीपति हड़प जाता है। जिसके पास 1 लाख मजदूर है, समझ गए बात, और अगर वो एक मजदूर के 3-4 प्रति व्यक्ति इतने पैसे हड़प रहा है, और उसके पास अगर 1 लाख मजदूर है तो वो रोज सैकड़ों करोड़ रुपए हड़प जाएगा। अंबानी अदानी रोज हजारों करोड़ रुपए हड़प जाएंगे। अंबानी अदानी आज प्रतिदिन 1.5 से 2,000 करोड़ घर बैठे हुए, क्योंकि उनके पास श्रम शक्ति का शोषण करने के जरिए साधन है, इसलिए वो घर बैठे हजारों करोड़ रुपए हजम कर जाते हैं। और आम आदमी हमारा दाने दाने का मोहताज। वो कहते हैं जो किसान है, जो सारी दुनिया के लिए दाने पैदा करता है, अन्न पैदा करता है, उसके बच्चों के पेट में अनाज नहीं है। हमारा किसान आज आकंठ कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। 90% किसान हमारा कहने के लिए किसान है, वो हकीकत में मजदूर है। हमारा जो 3 में से 2 किसान है, हर 3 में से हर 2 किसान ऐसे हैं जिनका खेती से 15 पैसे आमदनी होती है। समझ गया? 1/6 अगर उनके घर का खर्चा मान लो 600 रुपए है, तो उनकी अपने खेत से कमाई सिर्फ 100 रुपए है। वो बाकी मजदूर के रूप में काम करता है। वो कहने के लिए किसान है, वास्तव में वो मजदूर है। तो जो वो पैदा कर रहा है वो दाने दाने के लिए तरस रहा है। ऐसी जो बड़े बड़ी अट्टालिका बनाते हैं, दस्तकार वगैरह, खाती कुम्हार, बढ़ई, लोहार वगैरह, ये बड़े बड़े घरों के बनाते हैं और खुद सूर जैसे बाड़ों के अंदर ऐसे घर जिनमें दरवाजे भी नहीं है, रहने के लिए विवश है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और आपको चेताने के लिए हमने बम फेंके हैं। पीछे से बम फेंक करके मान लो यहाँ डाल, और वो कोई तेज बम नहीं, सिर्फ धमाका धमाका हो, चोट किसी को ना लगे। हमें बहरी सरकार को चेताना है कि आप समझ जाइए, अगर आप नहीं समझेंगे बड़ा भारी रक्तपात होगा, क्रांति होगी व्यवस्था का परिवर्तन करने के लिए। और उस क्रांति के बाद सर्वहारा का मजदूरों का राज आ जाएगा। और मजदूरों का राज फिर जो हमारे सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम है कि किसी प्रकार की असमानता समाज में हमें नहीं होने देनी, हमारे उस कार्यक्रम को पूरा करेगा। ये था भगत सिंह का बाकी सभी क्रांतिकारियों से अंतर। उस वक्त इस देश में सीपीआई मौजूद थी, कम्युनिस्ट नाम की पार्टी। शहीद भगत सिंह ने अपने दोस्तों को जेल से लिखा कि हमें नई पार्टी बनानी है और उस पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी होना चाहिए। शहीद भगत सिंह लिखते हैं, वो समझते थे कि ये जो पार्टी कम्युनिस्ट नामधारी है, इनका चरित्र वास्तव में कम्युनिस्ट नहीं है। उनके होते हुए उन्होंने कहा कि हमें कम्युनिस्ट पार्टी बनानी है। और 2 बातें और कहूंगा। बातें तो भगत सिंह का जीवन को लेकर के हम बड़े सुंदर ढंग से, बड़े अच्छे से एक दूसरे को समझाते हुए हम घंटों हम 18 साल से यहाँ पर क्लासें लगा रहे हैं भगत सिंह के विचारों को समझाने के लिए। उनका एक मित्र था, उनका ही साथी कामरेड था, संघर्ष करने वाला, भगवान दास माहौर। भगवान दास माहौर को ने लिखा कि आपको पता है जब हम टर्न लेते हैं तो वहां स्टोन पत्थर लगा होता है, उसको कॉर्नर स्टोन कहते हैं। कॉर्नर स्टोन, मोड़ सूचक पाषाण कि या ये पत्थर है, अब ये सड़क इधर जाएगी। कहते भगत सिंह हमारे जो देश में सशस्त्र गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन था उसके मोड़ सूचक पत्थर थे। उन्होंने सारे क्रांतिकारियों को समाजवाद के रास्ते पर डाल दिया। अभी तक क्रांतिकारी क्या करते थे? गुप्त गतिविधियां करते थे, बम फेंक दिया, ये कर दिया। उन्होंने पहली बार समझाया कि क्रांति कोई चंद लोगों का कार्य नहीं है,
इसके लिए हमें सारी जनता को सचेत करना पड़ेगा, जुझारू संगठन बनाने पड़ेंगे, तब जाके क्रांतियां होंगी। और दूसरी बात क्या कही उन्होंने कि उन्होंने, भगवान दास मावर कहते हैं कि हमारे क्रांतिकारी जो थे वो पहले मृत्यु से, सबको मृत्यु का भय होता है, पुलिस जब यंत्रणा करती है समझ गए तब भी आदमी करा उठता है। तो क्रांतिकारी क्या करते थे कि उस यंत्रणा कर मृत्यु के भय से वो हमारे पुराणों से स्रोत ग्रहण करते थे, वो गीता का पाठ करने लग जाते थे। कोई जो मुस्लिम साथी थे वो कुरान का पाठ करने लग जाते थे। शहीद भगत सिंह ने उन सब को, वो कहते हैं, जो पलाथी मार करके, पद्मासन लगा करके, पुलिस की यंत्रणा और मृत्यु के भय से जो गीता का पाठ किया करते थे, वो सारे कार्ल मार्क्स की कैपिटल पढ़ते हुए नजर आए। समझे आप बात? भगत सिंह ऐसे मोड़ सूचक पाषाण थे जिन्होंने सारे क्रांतिकारी आंदोलन का जो विकास का पथ था उसको टर्न करवा दिया। ठीक है। और अपनी बात को खत्म करता हुआ कि जिस जेल में भगत सिंह थे उसी जेल में एक गदर के क्रांतिकारी बाबा सोहन सिंह, उनसे उम्र में बहुत बड़े, वो भी उसी जेल में थे, लाहौर की सेंट्रल जेल में। भगत सिंह के फांसी के दिन नजदीक आ गए थे। बाबा सोहन सिंह, भकना भगत सिंह दोनों बैठे थे। बाबा जी ने कहा कि भगत सिंह, बहुत दिन हो गए आपको घर से कोई मिलने नहीं आया, कोई रिश्तेदार नहीं आया। भगत सिंह कहते हैं, बाबा जी मेरा खून का रिश्ता तो उनसे है, सुनिए बात, या घर परिवार के रिश्ते की बात ही नहीं है, या बीवी बेटे बच्चे, समझ गए बात, इनका कोई जिक्र नहीं है। बोले मेरा खून का रिश्ता तो महान शहीदों से है। जैसे कि दो एग्जाम नाम लेते हैं, खुदीराम बोस, बंगाल का 18-18.5 वर्ष का युवक, समझ के जो फांसी टूटा था, खुदीराम बोस, और पंजाब के करतार सिंह सराभा, वो भगत सिंह के आदर्श थे। भगत सिंह अपने बटुए में करतार सिंह सराभे की फोटो रखते थे, समझ गए। बोले हमारे जिनसे खून का रिश्ता है वो तो वो शहीद हैं, हमारा एक ही खून है, एक ही जगह से आ रहा है, एक ही जगह जा रहा है, हमारे सही रिश्तेदार तो वो हैं। और दूसरे दर्जे के रिश्तेदार बाबा जी हमारे आप जैसे लोग हैं, बुजुर्ग सरदार जी बैठे, हमारे कामड़ा अवतार सिंह जी हैं, हमारे रामधारी जी, बुजुर्ग लोग हैं, समझ के, जो जेलों में हमारे साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारे साथ जेलों में खून पसीना बहा रहे हैं, हमारे दूसरे दर्जे के रिश्तेदार, दूसरे रिश्तेदार वो हैं। और हमारे तीसरे रिश्तेदार वो हैं कि जो खून पसीने की हमारी मिट्टी से हम जमीन को जो तैयार करेंगे और जो पीढ़ी इसमें पैदा होगी जो हमारे मिशन को आगे बढ़ाएगी, हमारे तीसरे दर्जे के रिश्तेदार वो हैं। कहता और अपना कौन रिश्तेदार है बाबा जी? छोटी बात। सारे घर के क्रांतिकारी बताया मैडम ने। चाचा स्वर्ण सिंह जेल में सड़ करके मर गए 23 साल का। चाचा अजीत सिंह 48 साल विदेशों में रहा, शादी होते ही बाहर चले गए। उनकी पत्नी 48 साल तक ना वो मैरिड ना वो अनमैरिड, 48 साल विदेशों में रहा देश को आजाद करवाने के लिए, समझ के बात। ऐसे परिवार का व्यक्ति कहता है कि ये हमारे रिश्तेदार, और अपना कौन है बाबा जी? और कोई रिश्तेदार नहीं है। इतने महान थे हमारे शहीद, जिन्होंने हमारे अंदर वर्ग चेतना पैदा करी, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजों को भगाने से कोई कुछ नहीं होगा, शोषक देशी हो या विदेशी हो उसे उखाड़ फेंकना है, बुराई गोरी हो या काली हो उसे उखाड़ फेंकना है। ये शहीद भगत सिंह के संदेश थे। उन्होंने हमें बताया कि ये राज जो है, ये पुलिस अफसरशाही, मिलिट्री प्रशासन, बैंक वगैरह वगैरह सारे के सारे ये पूंजीपति के हाथ में, पूंजीपति वर्ग के हाथ में, ये शासक वर्ग के हाथ में गरीबों को यंत्रणा देने के औजार ये हैं और कुछ नहीं है। ये हमारे काम के नहीं है। हमें तो मजदूर किसानों का क्रांति के बाद एक अलग से सिस्टम खड़ा करके हमें अपनी नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो ऐसे महान शहीद को अब जनता उनको तलाश रही है। हम 1905 में हमने यहाँ शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाई। 18 साल से साल में 2 बार तो हम कार्यक्रम करते ही करते हैं। महीना महीना हमारे पुरुष महिलाएं मजदूरों किसानों के अंदर जाती हैं। और ये लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं ये सब अपना किराया दे करके आएंगे। ये आप लोगों की मैं कहता हूँ हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। जो आप गरीब हैं, आप साधनहीन हैं, आप विपन्न हैं और आप अपना जेब खर्ची करके ऐसी मीटिंगों में, एक लड़की यहाँ पर नाम सुनते दवाई लेने के लिए मेरे से आई थी, ये नरवाना से आज मेरे बहनोई के साथ आई है, कहती है मेरे को भी 28 तारीख को गोहाना में जाना है। इनके घर खाने को दाने नहीं है,
इनके पास 10 रुपए पर्ची देने के पर्ची के नहीं है। तो ये लोग अब जाग रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। और अब ये जैसे भगत सिंह ने लाला लाजपत राय को कहा था कि हमें 2 स्टेजों में क्रांति नहीं करनी, लाला जी आप गलत बात कह रहे हो। हम क्यों पहले तो यहां से अंग्रेजों को खदेड़े, आप कहते हो अंग्रेजों को खदेड़ दो और पूंजीपतियों का, वर्धमान के महाराजा का या पटियाला के राजा का यहाँ शासन आ जाए, अमेरिका